हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को इमरजेंसी डिपार्टमेंट चेकलिस्ट, जो कि हमने पार्ट 1 जो है पिछली वीडियो में कवर कर लिया था, डिजाइनिंग से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो इस पार्ट में हम कवर करेंगे कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं स्टाफिंग को लेके। ठीक है, कि आपका स्टाफ जो है वो किस तरह से होना चाहिए, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कौन कौन से स्टाफ होने चाहिए, आज हम इस पे कंसंट्रेट करेंगे। तो आज सिर्फ और सिर्फ हमारा टॉपिक जो है वो स्टाफिंग पे होगा इमरजेंसी डिपार्टमेंट की। ठीक है, और ये सारा एनएबीएच के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है कि आपका डिजाइन कैसा हो और आपकी स्टाफिंग कैसे हो, इंडिकेटर्स कौन से हो, पॉलिसी कौन से, वो सारी चीजें मैं कवर करूंगी आगे से आगे। अभी फिलहाल हम पार्ट 2 में कवर करेंगे स्टाफिंग। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है। अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको पता है अपने ज्वाइन बटन पे क्लिक करके सपोर्ट करना है। और क्यूएम लर्निंग मेंबरशिप जो है, अगर आप एनएबीएच फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को असेस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कौन से एसएसएस क्वेश्चंस पूछते हैं ज़्यादातर, तो आप जो है 799 रुपीज़ में उसको एक्सेस कर सकते हैं मेंबरशिप को लेके। तो चलिए फटाफट से अब अपनी वीडियो जो है वो हम शुरू करते हैं। तो गाइज फटाफट से अब मैं आपको एक एक पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन करती जाती हूँ। तो इमरजेंसी में ईएमओ होना बहुत ज़रूरी है। अब ईएमओ क्या है? इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर। और इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर आप किसी को नहीं बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी क्वालिफिकेशन एमबीबीएस होनी चाहिए। ठीक है, प्लीज कोई हार्ड फीलिंग्स या कुछ ऐसा नहीं है, ये सिर्फ रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मैं चीजें बता रही हूँ। इसलिए प्लीज डोंट माइंड कि आप सिर्फ और सिर्फ मीन्स एमबीबीएस क्यों कर सकते हैं या ये क्यों नहीं कर सकते। तो इनके खिलाफ नहीं हूँ, बट स्टैंडर्ड्स कहते हैं, बस उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रही हूँ कि इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर की मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो एमबीबीएस होनी चाहिए और जो है वो ट्रेन्ड हो इमरजेंसी केयर में। ठीक है, ट्रेनिंग इन इमरजेंसी केयर। ठीक है, एमबीबीएस क्वालिफिकेशन मिनिमम और इमरजेंसी केयर हो। ठीक है, या फिर क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हो। ठीक है, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, या फिर आप इंटेंसिविस्ट भी कह सकते हैं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं, वो भी इंचार्ज हो सकते हैं आपके इमरजेंसी डिपार्टमेंट के। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है स्टाफिंग की वो है आपके इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, सेकेंड जो है हम बात करते हैं नर्सिंग की। अब नर्सिंग देखिए, चलो स्टाफिंग के बारे में, नर्सिंग तो होनी ही चाहिए, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं आपकी सारी नर्सेज जो हैं बीएलएस और एसीएलएस में ट्रेंड हो। एडवांस की जो है ज़्यादातर लोग नहीं लेते हैं ट्रेनिंग, तो एटलीस्ट बेसिक लाइफ सपोर्ट हर सिस्टर को, हर नर्सिंग स्टाफ को आना ज़रूरी है। ठीक है, अगर बीएलएस क्वालिफाइड नहीं है या बीएलएस उसको ठीक से करना नहीं आता, ठीक है, कॉम्पिटेंट नहीं है, तो वो इमरजेंसी में उसको हम नहीं रख सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट द पर्सन शुड बी कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म दी बीएलएस। कॉम्पिटेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नॉलेज और स्किल्स तो ठीक है, बट कॉम्पिटेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रिविलेजेस में आप ज़रूर चेक कर लें कि पर्सन उस चीज़ के लिए कॉम्पिटेंट है कि नहीं। ठीक है, तो नर्सिंग में इवन डॉक्टर्स तो हैं, देखिए इमरजेंसी क्रिटिकल केयर में सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो नर्सिंग में बीएलएस होना, ट्रेंड होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो ही आप नर्सिंग को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में मूव कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड जो है ऑन कॉल स्पेशलिस्ट। ठीक है, ऑन कॉल स्पेशलिस्ट ज़रूर हो कि इमरजेंसी में अगर कोई स्पेशलिटी रिलेटेड कोई भी इमरजेंसी आती है तो ये डॉक्टर्स फटाफट से आके अपने जो पेशेंट्स हैं उनको देख सकें। ऑन कॉल स्पेशलिस्ट में आपके जैसे ऑर्थो के लिए हो सकता है और पीडियाट्रिक्स के लिए हो सकता है, ऑब्स्टेट्रिक्स के लिए हो सकता है। ठीक है, तो इनके मीन्स आपके इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक तो प्लीज़ ऑन कॉल लिस्ट ज़रूर लगा लें कि इमरजेंसी के टाइम पे फटाफट से आप, अगर कोई उनके फील्ड से रिलेटेड कोई इमरजेंसी आई हो तो आप फटाफट से उनको कॉल कर सकें। ठीक है, तो पहला तो ईएमओ, साथ में आपके नर्सिंग स्टाफ और साथ में ऑन कॉल स्पेशलिस्ट होने चाहिए। मीन्स वहाँ पे अवेलेबल ना हो, बट उनकी लिस्ट ज़रूर हो कि जब भी ज़रूरत पड़े आप उनको कॉल कर सकें। ठीक है, इसके अलावा जो है आपके पास होना चाहिए सपोर्ट स्टाफ। अब सपोर्ट स्टाफ में एक तो सिक्योरिटी ऑल टाइम अवेलेबल हो आपके इमरजेंसी के बाहर। ठीक है, एम्बुलेंस ड्राइवर्स। ठीक है, एम्बुलेंस ड्राइवर्स हर टाइम अवेलेबल हो। थर्ड जो है हाउसकीपिंग स्टाफ। फोर्थ जो है हेल्पर्स। ठीक है, समटाइम्स जो है बहुत सारे बड़े हॉस्पिटल्स में हेल्पर्स अवेलेबल नहीं होते हैं,
तो उनको ये इनका मीन्स हेल्पर हम GDA कह लीजिए, ठीक है, तो समझ आ जाएगा। GDA स्टाफ जो है, ठीक है, तो हेल्पर्स हम जनरली कह देते हैं, बट GDA स्टाफ जो है तो सिक्योरिटी हो, ठीक है, इमरजेंसी जो इंचार्ज हो, फ्रंट ऑफिस पे जो बेसिकली होते हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर हो, हाउसकीपिंग हो, GDA स्टाफ हो, तो ये आपका सपोर्ट स्टाफ ऑल द टाइम जो है आपके इमरजेंसी के आसपास होना चाहिए, ठीक है। और इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो है वो आपका हर टाइम फंक्शनल हो, 24 आवर्स फंक्शनल हो। ऐसा नहीं है कि आपने 12 घंटे काम किया उसके बाद बंद कर दिया। तो शिफ्टिंग में स्टाफ होना चाहिए, उसके लिए मैन पावर होनी चाहिए, और नर्स पर पेशेंट रेशियो जो है वो आप मेंटेन करेंगे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भी, ठीक है। तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आप रेशियो के हिसाब से ज़रूर मेंटेन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे स्टाफ का होना ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले पेशेंट इमरजेंसी में ही आता है, ठीक है। तो स्टाफ को आप हर शिफ्ट में पोस्ट करेंगे और हमेशा रेशियो के हिसाब से ही पोस्ट करेंगे। बस गाइज इतनी सी ही रिक्वायरमेंट थी नर्सिंग के लिए और डॉक्टर्स के लिए। प्लीज़ रेशियो मेंटेन करें, नर्सेज के लिए स्पेशली, ठीक है, क्योंकि क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं इमरजेंसी में। हालांकि आप उनको शिफ्ट कर देते हैं, बट असेस करने के लिए ज़रूर आपका स्टाफ होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी कि इमरजेंसी में एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि इमरजेंसी के बाहर की बात बता दी थी कि बाहर का क्या आपका डिज़ाइन स्ट्रक्चर होना चाहिए। फिर मैंने इमरजेंसी जो पार्ट 1 में इमरजेंसी के अंदर की बात की थी। तो एक चीज़ मैं आपको मिस कर गई थी, वो एक चीज़ वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनिशियल असेसमेंट, ठीक है। तो पार्ट 1 का थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि इनिशियल असेसमेंट जो है, जब भी आपका पेशेंट आए तो इनिशियल असेसमेंट ज़रूर करें इमरजेंसी में। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं पार्ट 1 में बताना भूल गई थी। तो इनिशियल असेसमेंट इमरजेंसी में ज़रूर करें। जिन्होंने पार्ट 1 देखा है वो ज़रूर, मतलब उनके दिमाग में आ चुका होगा कि इनिशियल असेसमेंट के बारे में नहीं बताया। तो मुझे अभी याद आया कि इनिशियल असेसमेंट के बारे में मैंने डिस्कशन नहीं की थी पार्ट 1 में। तो जो भी पेशेंट आता है इमरजेंसी इनिशियल असेसमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का छोटा सा टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि कोई भी इस चैनल पे वीडियो आए तो सबसे पहले आप लोगों को मिले। उम्मीद करती हूँ एक आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो गाइज मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।